हम फिनिश करने का ट्राई करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, द टॉपिक इज द इशू ऑफ राइट शेयर। द इशू ऑफ राइट इशू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने गलत लिख रहा है, ये होता है राइट इशू ऑफ शेयर। राइट इशू ऑफ शेयर्स। अब राइट इशू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सेक्शन 62 क्लोज 1 सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के बारे में बताया था जब हम बात कर रहे थे फर्दर इशू ऑफ शेयर की। फर्दर इशू में 3 टाइप थे, राइट इशू, इशू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था पूरा कि जब कंपनी क्या करती है, व्हेन कंपनी ऑफर्स शेयर टू द existing shareholders। जब कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करती है, तो उसे बोलते हैं राइट इशू। अब राइट इशू जो होता है, कोई भी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, वो अपनी अगर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, व्हेन अ कंपनी वांट टू इंक्रीज देयर, रीजन क्या होता है राइट इशू का, टू इंक्रीज subscribe share capital, to increase subscribe share capital। when a company want to increase their subscribe share capital, तब कंपनी कर सकती है। और किनको ये ऑफर दिया जाता है, ये ऑफर दिया जाता है टू द पर्सन who at the time of the offer are the holder of the equity share of the company in proportion has circumstance admit to the paid up share capital of on those share by sending a letter of offer subject to such condition has been prescribed। राइट इशू किसको दिया जाता है, राइट इशू दिया जाता है, जो राइट इशू होता है किसको ऑफर किया जाता है, टू द पर्सन हु are the holder of equity share of the company at the time of the offer। उनको ये राइट इशू का ऑफर दिया जाता है इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दूज शेयर बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर। उनको लेटर ऑफ ऑफर राइट इशू के केस में क्या सेंड किया जाता है, राइट इशू के केस में सेंड किया जाता है, राइट इशू में लेटर ऑफ ऑफर। क्लियर है यहाँ तक? राइट अच्छा, राइट इशू का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। एंड रीजन टू राइट इशू क्या होता है, राइट इशू का रीजन क्या है, व्हाई कंपनी इशू why company issue share on the right issue basis to increase the subscribed share capital of the company, किसको दिया जाता है, to the person who at the time of the offer are the equity shareholder of the company। और किस proportion में दिया जाता है, proportion to the paid up share capital of the company। और कैसे दिया जाता है, उनको letter of offer issue करके दिया जाता है। तो conditions क्या हैं, पहला, ऑफर शैल बी मेड बाय सेंडिंग नोटिस। जो ऑफर दिया जाता है वो नोटिस सेंड करके दिया जाता है। नोटिस में क्या होगा, उसमें बताया जाएगा, नोटिस के अंदर स्पेसिफाई किया जाएगा द नंबर ऑफ शेयर बीइंग ऑफर्ड, लिमिटिंग अ टाइम नॉट लेस देन 15 डे। मिनिमम टाइम क्या होता है, 15 डेज होता है ऑफर का, और मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 30 डेज होता है। भाई जब कंपनी ऑफर इशू करती है उसके बाद मिनिमम टाइम जो ऑफर ओपन रहता है 15 दिन के लिए, और मैक्सिमम 30 दिन के लिए इशू रह के यहाँ पर चल सकता है। अगर उसके बाद किसी ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मानेंगे कि ऑफर जो है डिक्लाइन कर दिया है। Unless the article of the company otherwise provide, offer aforesaid shall be deemed to include right exercised by a person concerned to renounce the share offer to him
or any of them in favor of any other person, and the notice referring clause 1 shall contain a statement about the right. ये कहना चाह रहा है कि जब तक आर्टिकल के अंदर कुछ ना लिखा हो, जिस भी पर्सन को हम ये ऑफर दे रहे हैं, तो पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, उसके पास क्या होगा, shall have the right to renounce the share offer to him. अच्छा, मैंने क्या बताया था, रिनाउंस, रिनाउंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनाउंस? The bad What is the meaning of renounce? Can you tell me anyone? What is the meaning of renounce? Under the right issue, जब मैंने आपको बताया कंपनी लॉ के लेक्चर में कि राइट इशू के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं जिनको भी ऑफर दिया जाता है, जब तक कि आर्टिकल के अंदर कुछ ना बताया हो, उन शेयर होल्डर के पास एक राइट होता है, राइट टू रिनाउंस। राइट टू रिनाउंस का मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? रेनोवेशन क्या होता है? रेनोवेशन, रिनाउंस, रेनोवेशन, रेनोशिएशन क्या होता है? इट मीन्स कि भाई अगर मान लो कंपनी है AB लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी AB लिमिटेड एंड कंपनी इज ऑफरिंग शेयर ऑन द राइट बेसिस टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सौरभ एंड मंशा। इनको ऑफर किया शेयर कंपनी ने, बट मंशा सेड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, माय राइट, आई एम रिनाउंसिंग दिस ऑफर। रिनाउंस मतलब होता है सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइसिंग करना। रिनाउंसिंग का मतलब होता है टू सैक्रिफाइस। आई एम रिनाउंसिंग दिस शेयर्स टू इन फेवर ऑफ गौरी, कि अपने राइट को किसी दूसरे के फेवर में सैक्रिफाइस कर देना, कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं अपना ऑफर किसके फेवर में रिनाउंस कर रही हूँ, गौरी के फेवर में रिनाउंस कर रही हूँ। क्लियर है? Yes, sir. After the expiry of the time specified in the notice aforesaid or on receipt of earlier information from the person to whom such notice was given, and he declined to accept the share offer, the board of directors may dispose of them in such manner who is not disadvantageous to the shareholder of the company. मैक्सिमम ऑफर पीरियड कितना होता है? मैक्सिमम ऑफर पीरियड कितना होता है राइट इशू के अंदर? मैक्सिमम ऑफर पीरियड कितना होता है? 30 days, sir. 30 डेज। मैक्सिमम ऑफर पीरियड में या तो कोई पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा विद इन 30 डेज, या तो कोई एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लिया तो उसको मिल जाएगा, या फिर कोई पर्सन डिक्लाइन कर देगा, डिक्लाइन कर देगा। और जिसने डिक्लाइन कर दिया है कि भाई कंपनी मैं ये ऑफर नहीं लूंगा, तो कंपनी क्या करेगी, उस ऑफर से रिलेटेड जो भी शेयर थे उनको दोबारा से क्या कर देगी, डिस्पोज कर देगी, उनको खत्म कर देगी। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। एनी डाउट? No, sir. एनी डाउट? No, sir. हाँ, Clear है, sir. ओके। तो पहली कंडीशन क्या होती है? अच्छा, राइट इशू का सेक्शन क्या बताया मैंने आपको? 62 subsection 1 हाँ, clause A. यस। एंड सेकंड थिंग, राइट इशू के लिए, राइट इशू किसको दिया जाता है? जो राइट इशू है, टू whom द राइट इशू इज बीइंग ऑफर्ड, किसको? Existing shareholders. टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मिनिमम ऑफर पीरियड कितना होता है? 15 days. 15 डेज। मैक्सिमम ऑफर 15 पीरियड कितना days, होता है? 30. 30 30 days. 30 days. And if the shareholder is not accepting the offer, if within a period of 30 days or after the completion of period the shareholder is declining the offer, what the company will do? What So the dispose. company will dispose of the share.
subject to the condition that it will not be which is not disadvantageous to the shareholder and the company. कंपनी उस तरह से शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करेगी, उस राइट को डिस्पोज ऑफ कर देगी जो कि शेयर होल्डर्स और कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस ना हो। आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, जी सर। कंपनी क्या कर सकती है, ऑफर कर सकती है, अगर एम्प्लॉई को ऑफर कर रही है शेयर, तो अगर जो एम्प्लॉई को शेयर ऑफर किए जाते हैं वो एज पर किसके मीडियम से किए जाते हैं, कौन सी स्कीम के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं? अगर कंपनी एम्प्लॉई को शेयर ऑफर कर रही है तो वो एज पर ईसॉप्स किया जाता है, सब्जेक्ट टू द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। ये कंपनी किसी को भी कर सकती है, कंपनी किसी को भी, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, व्हेन द कंपनी इज ऑफरिंग द शेयर टू एनी स्पेसिफाइड पर्सन, तो वो क्या होता है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रहे हैं देन राइट इशू, व्हेन द कंपनी इज ऑफरिंग द शेयर टू द एम्प्लॉय देन ईसॉप्स, एंड द कंपनी इज ऑफरिंग द शेयर टू एनी स्पेसिफाइड पर्सन, in specified person the employee and the existing shareholder may or may not be included or not. Okay, getting my point? It is called preferential allotment. Clear है? समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। Clear है सर। ओके, द ऑफर, द नोटिस जो है, जो नोटिस राइट इशू का नोटिस जो कंपनी भेजेगी वो डिस्पैच करेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड to all the existing shareholder at least 3 days before the opening of the issue. भाई इशू ओपन होने के, इशू ओपन होने के 3 दिन पहले कंपनी क्या करेगी? कंपनी विल send the notice to all the existing shareholder of the company through the registered post to या फिर speed post या by email. क्लियर है? समझ आ गई? जी सर क्लियर है। उसके बाद क्या आता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द इंक्रीज ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी कॉज द एक्सरसाइज ऑप्शन एज अ टर्म अटैच्ड टू डिबेंचर इशू। अगर यहाँ पे कन्वर्जन जितना भी जो मतलब जो ये प्रोविजंस है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 shall not apply, the provision of section 62 shall not apply on the issue of share, on the issue of share subject to, on the issue of share which were subject to conversion। कि भाई आप क्या कर रहे थे कि कोई भी आपने शेयर इशू किया और वो शेयर कन्वर्जन की वजह से इशू किया, कन्वर्जन हो रहा है, कोई डिबेंचर था, कोई कन्वर्टिबल सिक्योरिटी थी, कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर था, कन्वर्टिबल शेयर था, और वो कन्वर्जन आप कर रहे हो और कन्वर्जन की वजह से आप शेयर इशू कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज हो रही है बट कन्वर्जन की वजह से आप शेयर इशू कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 62 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। राइट इशू के अंदर किसी को कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग एल्स यू कैन डिस्कस। आगे बढ़े। यस सर। गौरी, सौरभ, मंशा, जी सर क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ न्यू टॉपिक इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। अच्छा, रिडम्पशन हमने किया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने किया है। एक कंपनी जो है, अच्छा मेरे को एक बताओ, एक कंपनी कितने, क्या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक कंपनी इशू कर सकती है या नहीं कर सकती? मुझे कोई बताएगा? मैं आपको सिर्फ, आपने पढ़ रखा है, सिर्फ आपको रिमाइंड कराऊंगा। सबसे पहले आपकी कंडीशन क्या होगी?
आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होना चाहिए रिडम्पशन के रिगार्डिंग। A company which is limited by share, if the articles authorized, can issue preference share liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years from the date of issue under section 55 of the Companies Act 2013. No company limited by share shall issue any irredeemable preference share. ये बात करते हैं कि कंपनी कोई भी irredeemable preference share इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन कितना होगा? What will be the maximum period of redemption? Maximum period of redemption कितना होगा? कितने टाइम? 20 years. 20 years. बट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में अगर किसी कंपनी का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना, तो उसका जो मैक्सिमम पीरियड होगा वो 30 इयर्स होगा। कंपनी कभी भी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, विच इज टोटली प्रोहिबिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है और मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन कैन बी कितना होगा? 20 years. Company may issue preference share for a period exceeding 20 years, but not exceeding 30 years for infrastructure project. Infrastructure project के लिए कंपनी 20 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, बट द मैक्सिमम पीरियड 30 years तक ही होना चाहिए। एक और कंडीशन इन्होंने लगा रखी है, हाउएवर रिडम्पशन इज सब्जेक्ट टू मिनिमम 10% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर पर ईयर फ्रॉम द 21st ईयर। मतलब क्या होगा, जब 21st ईयर शुरू हो जाएगा वहां से हर साल आपको कम से कम 10% रिडम्पशन करना पड़ेगा, जो कि आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 30th ईयर आते टाइम। क्लियर है? अब कंपनी जो है कहां से रिडम्पशन कर सकती है? अ प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम ओनली व्हेन दे आर फुली पेड अप। जो प्रेफरेंस शेयर होंगे सिर्फ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का ही रिडम्पशन हो सकता है। और सोर्स क्या है रिडम्पशन के? What are the sources of redemption? Sources of redemption क्या है? What are the sources of redemption? पहला सोर्स है out of the profit of the company which would otherwise be available for डिविडेंड। या तो कंपनी प्रॉफिट में से कर सकती है, जो कि अदरवाइज कि डिविडेंड से अलग कंपनी का अगर कोई प्रॉफिट अवेलेबल है तो उसमें से कर सकती है, या फिर कंपनी नए शेयर इशू कर सकती है आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ फ्रेश शेयर, जो कि आपने रिडम्पशन के पर्पज से इशू किया। तो इनमें से कंपनी क्या कर सकती है? रिडम्पशन कर सकती है। यहां तक किसी का डाउट तो मुझे बताओ। एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. गौरी, No, मंशा, sir. सौरभ, एनी डाउट? आप लोगों का किसी का कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। आप लोग की No, तो sir, no doubt. आज कम आवाज आ रही है मुझे बहुत। गौरी की भी कम आवाज आ रही है, सौरभ की भी कम आ रही है, मंशा की ठीक आ रही है। अब आते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर। नाउ अवर टॉपिक इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR. If preference share redeemed out of the profit of the company, a sum equal to the nominal amount of the share to be redeemed shall be transferred to the reserve to be called the CRR. और इस CRR का यूज कंपनी फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए भी कर सकती है। तो कल क्या है कि जब कंपनी किसमें से रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर? प्रॉफिट में से,
विच वुड अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर प्रॉफिट के अंदर से, प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट में से कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है, तो उसके बराबर जितने भी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं उसके इक्वल एक अमाउंट जो कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देगी, द कंपनी विल ट्रांसफर द अमाउंट टू द सीआरआर। और इस सीआरआर का यूज कंपनी किस पर्पस के लिए कर सकती है, इस सीआरआर का यूज कंपनी कर सकती है फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। क्लियर है, कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. अब हमारे पास आता है No, प्रीमियम। sir. हाँ, अब आता है प्रीमियम। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कई बार क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर जो है प्रीमियम में आपने इशू कर रखे थे, अब रिडीम करोगे तो प्रीमियम भी आपको रिपे करना पड़ेगा, प्रीमियम का भी रिडम्पशन करना पड़ेगा। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का आप अगर उस टाइम पे प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम की पेमेंट कहाँ से की जाएगी, उस प्रीमियम की पेमेंट कहाँ से की जाएगी। फॉर द कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 133, the premium payable on redemption shall be provided out of the profit of the company before the shares are redeemed। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि शेयर को रिडीम करने से पहले, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने से पहले आपको प्रॉफिट का यूज प्रीमियम के रिडम्पशन को करने के लिए किया जाएगा। कंपनी को क्या करने से पहले, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने से पहले प्रॉफिट का अगर है कंपनी का तो उसका यूज पहले किसके लिए किया जाएगा, प्रीमियम पे करने के लिए किया जाएगा ऑन रिडम्पशन। दूसरा कंपनी क्या कर सकती है, प्रीमियम या तो किसमें से कर सकती है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दूसरा कहां से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कंपनी अगर कोई प्रीमियम पे कर रही है रिडम्पशन के टाइम पे, कंपनी पेइंग द प्रीमियम अमाउंट। मान लो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू थी 100 रुपीज की, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज की, बट द कंपनी इज रिडीमिंग द शेयर ऑफ इन रुपीज 150, तो इसमें 50 रुपीज जो होगा दैट कॉल्ड प्रीमियम, दिस इज प्रीमियम। तो इस प्रीमियम को अगर पेमेंट कंपनी को करनी है तो इसकी पेमेंट या तो कंपनी कहां से कर सकती है, आउट ऑफ द प्रॉफिट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। और थर्ड पॉइंट, for company whose financial statement need not to comply with the accounting standard as per section 113, the premium payable on redemption shall be provided out of the profit of the company or out of the company is security premium account before the share are redeemed। सेम है, सेम है, कोई वो है नहीं, या तो कंपनी प्रॉफिट में से कर सकती है या फिर कंपनी किस में से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से कर सकते हैं। देयर आर टू अल्टरनेटिव, Security premium account. हाँ देयर आर टू अल्टरनेटिव, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर प्रॉफिट। क्लियर है, एनी डाउट? तो यहाँ पे हमारे पास अब हमारा शुरू होता है अकाउंटिंग No, sir. ट्रीटमेंट। नाउ हमारा जो स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिडम्पशन के रिगार्डिंग। केस 1 हमारे पास है, पहला हमारे पास केस आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर out of the profit of the company which would be otherwise for the redemption। अगर कंपनी जो कर रही है, केस 1 हमारे पास आ रहा है, जो कंपनी रिडम्पशन कर रही है, जो कंपनी रिडम्पशन कर रही है वो आउट ऑफ द, कहां से कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मतलब जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सॉरी आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी
प्रॉफिट में से कर रही है। और जब कंपनी प्रॉफिट में से रिडम्पशन करती है तो जितनी भी वैल्यू का रिडम्पशन होता है उसकी वैल्यू इक्वल वैल्यू कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, CRR। तो कंपनी को जब भी कंपनी प्रॉफिट में से रिडम्पशन कर रही है तो कंपनी को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कंपनी हैव टू क्रिएट CRR. CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एनी डाउट? कंपनी हैव टू क्रिएट CRR। No, sir. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? चलो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब कंपनी सिक्योरिटी प्रॉफिट में से वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रही है तो सबसे पहले आप क्रिएट कर सकते हो CRR। किस तरह से क्रिएट होगा, ट्रांसफर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट। ये जो होता है ये होता है आपका प्रॉफिट, कोई फ्री रिजर्व टाइप का प्रॉफिट जो कि अदरवाइज अवेलेबल होता है डिविडेंड पेमेंट के लिए, किसी भी तरह से डिविडेंड की पेमेंट के लिए अवेलेबल होता है। या तो वो आपका जनरल रिजर्व हो सकता है, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो सकता है, या फिर आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन अमाउंट हो सकता है, जिसमें से आप क्या करते हो, डिविडेंड की पेमेंट करते हो। आप सारे अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और नॉमिनल वैल्यू जितने रुपीस का आप क्या कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो। मान लो आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ का आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर रिडम्पशन हो रहा है आउट ऑफ द प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, किसी भी तरह से अगर आपके पास प्रॉफिट है जो डिविडेंड की पेमेंट के लिए किसी भी तरह से अवेलेबल है, चाहे वो आपको जनरल रिजर्व हो। अच्छा, डिविडेंड कहाँ से कंपनी पे कर सकती है, डिविडेंड कंपनी पे कर सकती है जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है, डिविडेंड का कोई इक्वलाइजेशन अमाउंट है, कोई डिविडेंड का इक्वलाइजेशन अमाउंट है, यहां से कंपनी डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो आपको ये अकाउंट क्या करने हैं, डेबिट करने हैं, और इसको इक्विवेलेंट पैसा CRR में डाल देना है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। ओके, आगे बढ़े। नाउ दूसरी पॉइंट आ गया, अब हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज if current assets are realized to provide cash for the redemption of preference shares। कि ये कहना चाह रहा है कि कंपनी के पास कोई एसेट्स थी और कंपनी ने उस एसेट को सेल कर दिया, कंपनी के पास कैश आया और उस कैश का यूज कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने में कर दिया। तो जो कंपनी एसेट को सेल करेगी, ये तो पहले था ट्रांसफर, CRR क्रिएशन करने की एंट्री। अब कंपनी ने एसेट सेल कर दी, जब कंपनी एसेट सेल करेगी तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। जो भी एसेट है आपकी, लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, मूवेबल एसेट कोई भी है, तो वो आपको क्रेडिट करना है। समझ आ गई? क्लियर है? हो जाएगा? गौरी, मंशा, जी सर। सौरभ, थर्ड जी सर। थर्ड हमारे पास आता है ऑन ट्रांसफर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ये कहना चाह रहा है कि ऑन ट्रांसफर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, जो आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, मान लो आपको 5 करोड़ की रिडीमेबल शेयर कैपिटल आपने कर रखा था कि भाई ये रिडीम होगी, तो फिर उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे प्रेफरेंस शेयर अकाउंट के अंदर, क्योंकि रिडीम करने के लिए आपको फिर
प्रेफरेंस शेयर अकाउंट के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर टू बी रिडीम। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है, शेयर कैपिटल में इसको क्या करेंगे, ऑन ट्रांसफर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। आपको क्या करना पड़ेगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, किस चीज के लिए, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को रिडीम करने के लिए। तो आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर जो है प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, तो प्रीमियम पे अगर रिडीम हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ये ड्यू करने की एंट्री होती है कि भाई आपका रिडम्पशन जो है ड्यू हो चुका है, आपका रिडम्पशन जो है ड्यू हो चुका है, ये बताने की एंट्री होती है, जिसमें आप क्या करते हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जो है उसको क्या करते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, और कि भाई हमारा जो ये शेयर्स हैं अब रिडीम होंगे। उसके बाद क्या है, आपको प्रीमियम पे करना, तो प्रीमियम कहाँ से पे करोगे, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से करोगे, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से करोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और उसके बाद जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, मान लो आपने कहा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, जो भी आपकी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थी 500 करोड़ की थी, मान लो आपने क्या किया, उस सारी कैपिटल को किसमें ट्रांसफर कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपका ड्यू हो चुका है, उसकी भी पेमेंट करनी है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपका जो ड्यू था उसको आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने क्या किया, पेमेंट किया, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जब आपका रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर होता है, और रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर आप आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी करते हो, तो सबसे पहले आपको एंट्री करना है किस चीज का, सीआरआर क्रिएट करने के लिए। यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट सीआरआर, एंड द सीआरआर यू कैन क्रिएट फ्रॉम द जनरल रिजर्व, दैट्स कॉल्ड फ्री रिजर्व, यू कैन क्रिएट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर यू कैन क्रिएट फ्रॉम द डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट। You have to debit them and to convert that amount to the CRR, capital redemption reserve। तो आप CRR क्रिएट करोगे। आपने कोई मान लो कोई एसेट सेल कर दी, तो एसेट सेल किया है तो आपके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू द रिस्पेक्टिव एसेट जो भी है। थर्ड, आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर, ड्यू कर रहे हो उसको आप, कि भाई अभी इतने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हमारा क्या होगा, रिडम्पशन होगा, उसको उसमें ट्रांसफर कर रहा हो। प्रीमियम पे हो रहा है तो फिर आपको प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी करना पड़ेगा, फिर आपको प्रीमियम का पैसा पे करना पड़ेगा। और प्रीमियम का पैसा आप कहाँ से पे कर सकते हो, रिडीमेबल प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का पैसा यू कैन पे फ्रॉम दी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यू कैन पे फ्रॉम दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड जब आप पे कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और आप कर दोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और लास्ट में जो आपके यहाँ पे ड्यू हुए थी, ये ड्यू हुआ था जो आपका यहाँ पे, उसको फिर आप पे कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दोगे, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। टोटल 6 एंट्री होगी। किसी को किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. कोई डाउट नहीं सर, हो तो क्लियर मुझे है। बताओ। No sir, नहीं डाउट क्लियर है। हाँ, दिस इज योर होमवर्क। अगर किसी को किसी भी तरह से कोई डाउट आता है, क्योंकि इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है ये। एंट्री समझेंगे, एंट्री समझ आ गई सबको सारी, कैसे मुझे करना है, मुझे पहले एंट्री बताओ। जिसको एंट्री समझ आ गई ना, प्रैक्टिकल उसके लिए कुछ नहीं है यार। प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल इज टोटली डिपेंड अपॉन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। If you have the conceptuality clarity, you can do anything. Practical is not, you have to put the value. In this entry, you have to put value. That's it. तो value तो आप ऐसे भी put कर सकते हो।
द फर्स्ट थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री कैसे करनी है. दैट्स ऑल अबाउट दिस. कर लोगे? Yes, sir. बताओ. जी सर. Yes, sir. यस सर, ट्राई करेंगे. हाँ, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये सारे का सारा उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे आप बता देना. नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है इसमें, फिर हम शुरू कर लेंगे वहीं से भी, ठीक है ना? फिर मैं आपको समझा दूंगा. क्लियर है? जी सर. हाँ, Yes, sir. जी सर. आपका ये है. अब आगे आए. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी. अंडर राइटिंग ऑफ शेयर. अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. अब अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स की बात करते हैं. अच्छा, अंडर राइटिंग होती क्या है मुझे बताओ पहले, कोई बता सकता है? जी Anyone सर. can explain about the underwriting? सर जो कंपनी है वो अपना शेयर्स इशू करती है, तो कई बार होता है कि हमें पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाता और 90% सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी होता है. हाँ. तो उस केस में होता है कि कंपनी कुछ एजेंट रख लेते हैं जो हाँ. वो मार्केट में इन शेयर्स को इशू मतलब सब्सक्राइब करवाते हैं. अगर नहीं करवा पाते तो वो एजेंट खुद उस कंपनी का शेयर्स परचेज कर लेते हैं. हाँ, वो होता है अंडरराइटिंग. कैसे होता है बताता हूँ. कंपनी को एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर द सेबी प्रोविजंस, कंपनी को जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है, ऐसा नहीं है कि वही शेयर इशू कर दिए तो हो जाएगा. कंपनी अलॉटमेंट कब कर पाएगी? अलॉटमेंट कंपनी तब कर पाएगी जब उनके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी आ जाए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी बेसिकली कितना होता है? 90% होता है टोटल इशू का. मान लो कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए. जब तक कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आ जाए, जब तक कंपनी के पास 90 लाख का सब्सक्रिप्शन, जब तक कंपनी के पास 90 करोड़ का सब्सक्रिप्शन ना आ जाए, 90 करोड़ का सब्सक्रिप्शन ना आ जाए, कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव नहीं होता तो कंपनी को हो सकता है दोबारा से सारा पैसा वापस करना पड़े. तो वहां पे क्या हो जाता है? पब्लिक इशू फेल हो जाता है. इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक प्रोविजन आया, एक कंसेप्ट आया अंडरराइटिंग का, कि भाई कोई भी पब्लिक कंपनी जब अपना इशू लेके आए, अब कई बार इसको इस तरह से लेके चलो, अब मार्केट में निकले हो, आप कोई सेल लगा रखी है, आप कोई माल बेच रहे हो मार्केट के अंदर, हो सकता है आपका माल सारा बिक जाए, हो सकता है आपका माल बिके ही ना. दोनों चीज है ना. आप मार्केट में कोई माल बेच रहे हो, मान लो आपका कोई शॉप है, आपने कोई माल बेच रहे हो, शॉप में काफी आपका स्टफ पड़ा है, काफी सामान पड़ा है और बेच रहे हो उसको आप. अब आप या तो आपका माल सारा बिक सकता है या नहीं बिक सकता. मान लो एक सिचुएशन आई, आपका माल नहीं बिक रहा या उतना नहीं बिक रहा जितना आपको एक्सपेक्टेशंस थी. आपको क्या करना पड़ेगा? या तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा अपना, कि भाई आपका बिजनेस ही नहीं चल रहा तो क्या करोगे. ऐसी सिचुएशन पब्लिक इशू के साथ होती है. भाई लोग आपके शेयर ही नहीं खरीद रहे तो इशू का क्या फायदा? आप अपना इशू ही कैंसिल कर दो, जिनसे पैसा लिया वापस कर दो. तो वहां पे कंडीशन कंपनीज एक्ट के अंदर है कि कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो होना चाहिए, जो कि 90% के आसपास बता रखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लो 100 करोड़ के शेयर आपने इशू किए और उनमें से 90 करोड़ के शेयर पब्लिक ने परचेज किए, इट मींस कि आपके शेयर लोगों ने पसंद किए हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं.
आप शेयर अलॉट कर सकते हो। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इट मींस कि भाई लोग आपके शेयर नहीं लेना पसंद कर रहे और आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, अंडरराइटिंग का कंसेप्ट आता है, जिसमें क्या होता है, अंडरराइटर्स होते हैं। ये कुछ ब्रोकर टाइप होते हैं, ये कुछ मतलब ब्रोकर अलग चीज होती है, अंडरराइटर अलग होते हैं। अंडरराइटर जो होते हैं उनको अंडरराइटिंग का काम करने के लिए सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है। यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भाई जब उनको लाइसेंस मिल जाता है, वो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के पास जाते हैं, उनको गारंटी देते हैं। उनको गारंटी देते हैं कि भाई अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक ने नहीं लिया तो जो भी गैप आएगा, मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन था 90 करोड़ का, आपने शेयर इशू किए थे 100 करोड़ के, लेकिन लोगों ने परचेज किया 80 करोड़ का, तो अंडरराइटर कितना परचेज करेगा आपसे? हाउ मच शेयर विल बी परचेज बाय द अंडरराइटर? हाउ विल बी शेयर अंडरराइटिंग फ्रॉम द अंडरराइटर? कितना शेयर अंडरराइटर लेगा? 10 करोड़। 10 करोड़। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, अंडरराइटर आपको अंडरराइटर करता है, अंडरटेक करता है, गारंटी देता है कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई अगर आपका पब्लिक ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी को सक्सेस बनाने के लिए, पब्लिक इशू को सक्सेस करने के लिए हो सकता है कि आपका अंडरराइटर जो भी गैप आ रहा हो उसको फिल कर ले। अब अंडरराइटिंग होता क्या है, बात करते हैं। अंडरराइटिंग इज अ प्रोसेस विद रेफर टू द डिफाइंड एंड अनएम्बिगुअस। इसमें क्या होता है कि डेफिनेट और अनएम्बिगुअस, एंड अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर एश्योरेंस होती है। अंडरराइटर इसमें क्या करता है, एक क्लियर एश्योरेंस देता है कि वो आपके एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर जो है अंडरराइट करेगा, वो आपके एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर परचेज करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर डिबेंचर सब्सक्राइब बाय पब्लिक। चाहे वो शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए या नहीं किए, मैं आपके शेयर सब्सक्राइब करूंगा। उसने लिख दिया कि भाई अगर अंडरराइटर्स ने ये बोल दिया आपके शेयर पब्लिक ने लिए या ना लिए वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई कम से कम 10 करोड़ के शेयर मैं आपसे परचेज करूंगा। क्लियर है? क्लियर है? तो सिर्फ गारंटी 10 करोड़ की ही होगी, मतलब 10% की ही गारंटी होगी। हाँ, तो जितना वो उससे अंडरटेक ज्यादा की करेगा, गारंटी अंडरराइटर नहीं दे सकता। भाई ज्यादा की भी हो सकती है, फुल की भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। In such a case, underwriters are committed to subscribe pre-agreed number of share or debenture along with unsubscribed share or debenture. इसमें क्या करता है अंडरराइटर, पहले से ही बता देता है, एक एग्रीमेंट करता है वो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, जिसमें वो पहले से ही बता देता है कि भाई मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले टाइम में मैं इतने नंबर ऑफ शेयर आपसे परचेज करूंगा, चाहे वो सब्सक्राइब हो या अनसब्सक्राइब हो, मैं आपसे इतने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करूंगा। और बाद में जितना भी, इवन इफ द शेयर्स इज ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, उसकी लाइबिलिटी होती है कि उसको वो शेयर परचेज करने पड़ेंगे। क्लियर है? यस सर। अब अंडरराइटर्स जी में सर, एंड ब्रोकर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? अंडरराइटर्स में एंड ब्रोकर्स में क्या डिफरेंस होता है? ब्रोकर जो करते हैं, ब्रोकर मेयरली प्रोमिस करते हैं टू अटेम्प्ट सिक्योर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स एंड इवेंचुअल इश्यू, हाउएवर दे आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर सब्सक्राइबिंग टू। ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर आपको बोल देते हैं कि जब ऐसे किसी डीलर के पास गए, डीलर से आपने कहा कि सर मेरे को कोई प्रॉपर्टी बिकवानी है, क्या आप बिकवा दोगे? वो कहते हैं कि कोई नहीं, मैं बिकवा दूंगा, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उस चीज के लिए। अंडरराइटिंग में क्या होता है, आपको एक जी गारंटी, सर, अगर आप, बिकेगी तो ठीक, हाँ, आप नहीं बिका गारंटी तो देते हो। उससे ब्रोकर लायबिलिटी क्या भी होता है, है जैसे आपको। ब्रोकर की कोई वैसी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बस ब्रोकर को कोई अच्छा मिला पर्सन तो बिकवा देगा, अदरवाइज नहीं। ब्रोकर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, बस वो ये करता है कि मैं कोशिश करूंगा, वो अटेम्प्ट करता है आपके सब्सक्रिप्शन को सिक्योर करने के लिए। बट यहाँ पर अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अंडरराइटर, अंडरराइटर जो होते हैं ये
कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जो क्या करते हैं, आपको पूरी एश्योरेंस देते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फिर। क्लियर है? यहां तक किसी का डाउट तो मुझे बताओ। यस सर क्लियर है। ओके, नो सर। क्लियर है सर। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। कितने तरह की अंडरराइटिंग होती है? 2 तरह की अंडरराइटिंग होती है। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। एक होता है कंप्लीट अंडरराइटिंग, एक होता है पार्शियल अंडरराइटिंग। कंप्लीट अंडरराइटिंग के अंदर क्या होता है, जो अंडरराइटर होता है वो पूरे के पूरे कंप्लीट पूरे का पूरा रिस्क लेने को तैयार होता है। वो ये कहता है कि भाई अगर आपके शेयर किसी ने परचेज नहीं किए तो सारे के सारे मैं 100% मैं परचेज कर लूंगा। जिसमें अंडरराइटर आपको ये गारंटी देता है कि भाई अगर आपके शेयर किसी ने भी परचेज नहीं किए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% शेयर मैं आपके परचेज कर लूंगा। क्लियर है? इसका पूरा रिस्क होता है कंप्लीट अंडरराइटिंग के अंदर। क्लियर है? बट इन केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग, पार्शियल अंडरराइटिंग के अंदर वो एक पार्ट के लिए कुछ परसेंटेज की क्या करता है, गारंटी देता है। क्लियर है? समझ आ गई? अब अंडरराइटिंग कमीशन। अब अंडरराइटर रिस्क ले रहा है, अंडरराइटर अंडरराइटिंग कर रहा है, उसके बदले में जैसे ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज लेते हैं ना, कि ब्रोकर ने कोई माल बिकवाया आपका, ब्रोकर ने आपकी कोई सर्विस दी तो ब्रोकरेज लेता है वो, ऐसे ही अंडरराइटर अपनी रिस्क के बदले में अंडरराइटिंग कमीशन आपसे लेता है, कुछ परसेंटेज आपसे एज अंडरराइटिंग कमीशन लेता है। It is a consideration which is payable to the underwriter for undertaking on the issue of share, issue of debenture of the company. Underwriting commission is paid at a specified rate. जो underwriting commission होती है उसको पेड किया जाता है at a specified rate on the issue price of a pool of the share or debenture underwritten. When the underwriter are called upon to take any share or debenture, no. In totality, the risk borne by the underwriter bear them in fruit of commission. Underwriting commission may also be along with the brokerage amount. तो ये होता है अंडरराइटिंग कमीशन कि भाई जो भी शेयर्स को अंडरराइटिंग करने के लिए कंसिडरेशन पे किया जाता है उसको अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाता है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। ये तो सर अंडरराइटर्स जो होते होंगे वो तो पूरा का पूरा उतना ही चार्ज कर लेते होंगे जितना शेयर्स मतलब रह गए हो उनके, देखो उनकी इतनी अलग तरह चार्ज की कर लेते होंगे उनसे। उनकी अलग तरह की गारंटी होती है। आधे ये भी कह देते हैं कि भाई जितना पब्लिक ने परचेज नहीं किया तो उतना हम परचेज कर लेंगे। आधे ये भी कह देते हैं कि सर हमें नहीं पता कि अगर पब्लिक करती है नहीं करती है वो अलग बात है, लेकिन हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि भाई इतने इशू में से 50 करोड़ मेरा है, वो ये गारंटी दे देता है और ले लेता है। तो वो चीज है। समझ आ गई? तो सर 50 करोड़ अगर वो शेयर्स ले रहा है तो कंपनी से कुछ चार्ज नहीं कर रहा 50 करोड़ के बदले? क्या? तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कंपनी जो पैसे भी तो देगा, वो कंसिडरेशन भी तो पे करेगा। तो कंपनी देखो, कंपनी को तो फायदा ही है ना। कंपनी को क्यों फायदा है? कंपनी देखो उसका इश्यू सक्सेसफुल हो जाएगा। इस चीज अपने पब्लिक इशू को सक्सेसफुल बनाने के लिए, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो कंपनी अंडरराइटिंग करती है, अंडरराइटिंग की ओर जाती है। हर एक कंपनी का आप देखोगे जब भी कोई आईपीओ आता है तो अंडरराइटर बीच में होते हैं। बिना अंडरराइटर्स की हेल्प के इशू सक्सेसफुल बहुत रेयरली होते हैं। क्लियर है? जी सर क्लियर है। हाँ, आगे बढ़े। जी सर। Yes, sir. अब आता है पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अब कंपनी पेमेंट कैसे करेगी अंडरराइटिंग कमीशन की? As per section 40 subsection 6 of the Companies Act 2030 provide that company may commission to any person in connection with the subscription या procurement of subscription to its security, whether absolute or conditional, subject to such condition has been specified. कंपनी क्या कर सकती है कि किसी भी पर्सन को
क्या कर सकती है, सब्सक्रिप्शन के बदले में क्या कर सकती है, उसको कमीशन पे कर सकती है, और उस कमीशन को पे करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। कंपनी को अंडरराइटिंग कमीशन को पे करने के लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन इज द पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी ऑथोराइज्ड बाय द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कंपनी को अंडरराइटिंग कमीशन पे करना है तो वो कमीशन ऑथोराइज होनी चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। दूसरा, द कमीशन में बी पेड आउट ऑफ द इशू ऑफ प्रोसीड ऑफ इशू और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कि कहां से वो कमीशन पे की जा सकती है, या तो कंपनी प्रॉफिट में से पे कर सकती है, या कंपनी ने कोई शेयर इशू किए हैं और शेयर इशू करने के बदले में कोई पैसा आया है तो उसमें से भी कमीशन पे कर सकती है। द रेट ऑफ कमीशन पेड और एग्री टू बी पेड नॉट एक्सीड, शेयर के केस में जो कमीशन होगी 5% ऑफ द प्राइस एट विच शेयर आर इशू और a rate authorized by the article whichever is less। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर्स के केस में या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रेट मेंशन होगा, या फिर 5% ऑफ द प्राइस, जिस प्राइस पे शेयर इशू किए जा रहे हैं उन दोनों में से जो सा लेस होगा उतनी कमीशन आप पे करोगे। डिबेंचर के केस में या तो आर्टिकल में जितना स्पेसिफाई होगा, या 2.5% ऑफ द जो भी डिबेंचर का अमाउंट होगा विच एवर इज लेस होगा उसका पे किया जा सकता। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। गौरी सर इट मीन हम 5% से ऊपर पे नहीं कर सकते, 5% ही मैंडेट वहाँ पे मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम हो सकता है आर्टिकल में 10% लिखा हो, फिर क्या करोगे? आर्टिकल में 10% भी लिखा हो फिर सकता तो है, सर 5% ही देना पड़ेगा। फिर भी 5% लेना पड़ेगा। हो सकता है भाई, किसी केस में आप ये कह लो कि अगर आर्टिकल में लिखा है 2.5%, फिर कितना लोगे? 2.5%, 2.5%। विच एवर इज लेस, दोनों में से जो सा लेस होगा वो तो आर्टिकल भी हो सकता है या 5% भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपका। क्लियर है? ये तो उन्होंने एक रेट बता रखा है कि भाई इतना स्टैंडर्ड रेट इतना होगा, बट जो आर्टिकल में होगा दोनों में से जो कम होगा दैट मे बी। क्लियर है? गौरी, you understanding my point, what I'm trying to tell you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. समझ आ रहा है गौरी? Yes, sir. Okay, कोई भी डाउट हो you can ask immediately. Clear है? Okay, sir. Yes. Now point number D, the prospectus of the company shall disclose। अब कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है मुझे बताओगे? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस? तो जो कंपनी इशू करती है उसके अंदर सारी की सारी शेयर से रिलेटेड डिटेल्स रहती है। यस भाई, जब कंपनी पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी लेके आती है द कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू इशू द प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी टू द पब्लिक। तो उसके अंदर कंपनी अंडरराइटर का नाम बताएगी, कितना कमीशन उसका दे रही है, कितने नंबर ऑफ शेयर अंडरराइटर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। देयर शैल नॉट बी पेड commission to any underwriter on security which are not offered to the public for subscription। लेकिन सिर्फ उन्हीं शेयर के लिए अंडरराइटिंग कमीशन पे की जाएगी जो पब्लिक में इशू किए हैं, लेकिन अदर देन पब्लिक के लिए कोई भी शेयर इशू किया है तो उसके लिए अंडरराइटिंग कमीशन पे नहीं की जाएगी। A copy of the contract of the payment of commission is delivered to the ROC at the time of delivery of prospectus। भाई जब कंपनी ROC के अंदर मतलब कंपनी आरओसी में प्रोस्पेक्टस को डिलीवर करेगी, साथ ही साथ जो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होगा उसकी कॉपी भी देके चलेगी। क्लियर है? यहां तक किसी का कोई डाउट तो मुझे बताओ। एनी डाउट? एनी डाउट डियर? एनीवन Sir, हैव last एनी point. नो डाउट? सर क्लियर है। Sir, गौरी? last point. हाँ, Sir, last point I didn't understand. यस यस यस, ओके। हियर इज द प्रोविजन से कि अंडरराइटिंग कमीशन के लिए फॉर अंडरराइटर्स, अंडरराइटर के लिए क्या होता है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होता है। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स,
the copy of the underwriters agreement have to be filed with the ROC. You have to file the copy of the underwriter agreement or underwriter contract, whatever name. You have to file with the ROC at the time when the company file the prospectus for the registration. जब कंपनी प्रोस्पेक्टस फाइल करेगी रजिस्ट्रेशन के लिए टू द आरओसी, सेम टू सेम उसके साथ अंडरराइटर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी क्या करेगी, फाइल करेगी. क्लियर है, समझ आ गया? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Now, what is the meaning of mark application, and what is unmark application? Mark application and unmark application. What is unmark application? तो मार्क मतलब उसके लिए स्टैम्प लगी होगी और अनमार्क जिसके अंदर स्टैम्प नहीं होगी. क्या हो रहा है, क्या कह रहे हो? सर मार्क एप्लीकेशन से मतलब कि उसके अंदर स्टैम्प मार्क्ड है, वो स्टैम्प्ड हो. भाई मार्क एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती है जिसके ऊपर ये मार्क होता है कि दीज एप्लीकेशंस आर सब्जेक्ट टू अंडरराइटर्स. उस पे अंडरराइटर्स की क्या लगी होती है, स्टैम्प लगी होती है. जो एप्लीकेशंस क्या करती हैं, जिनके ऊपर मार्क एप्लीकेशन लिखा होता है, इट मींस दीज एप्लीकेशंस आर सब्जेक्ट टू अंडरराइटर्स, कि इनके ऊपर अंडरराइटर्स ने क्या किया हुआ है, अपना लाइबिलिटी दिखाया हुआ है कि when share debenture issue of the company is underwritten by 2 or more person, किसी कंपनी के शेयर्स को अंडरराइटर किया गया है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के द्वारा. एप्लीकेशन ऑफ शेयर डिबेंचर सेंट थ्रू अंडरराइटर्स शुड बियर अ स्टैम्प ऑफ द रिस्पेक्टिव अंडरराइटर. तो जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी शेयर्स हैं, अगर अंडरराइटर्स के थ्रू आप सेंड कर रहे हो तो उन एप्लीकेशंस के ऊपर उन अंडरराइटर्स की स्टैम्प लगी होगी. If it is not done, it would be very difficult for the company to determine the number of application from each underwriters, and in turn it will become an issue of the determine the liability of each underwriters. मान लो in the company there are 3 underwriters, is Saurabh, Mansha, गौरी. कंपनी के शेयर्स 3 सब अंडरराइटर्स ने क्या किए हैं, अंडररिटन किए हुए हैं. अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई जो ये एप्लीकेशंस जो है ये कौन से अंडरराइटर के थ्रू आई है, कौन से अंडरराइटर के थ्रू? हर एक एप्लीकेशन पे जो सब्जेक्ट टू अंडरराइटर है वहां पे अंडरराइटर्स की उस एप्लीकेशन पे अंडरराइटर्स की क्या लगी होगी, स्टैंप लगी होगी. जो भी एप्लीकेशन अंडरराइटर कंपनी के पास लगाएगा उस पे अपनी क्या करेगा, स्टैंप लगाएगा, जिससे ये पता चल सके कि ये एप्लीकेशन कौन से अंडरराइटर ने भेजी है, जिसपे ये पता चले कि कौन सा अंडरराइटर्स कितने नंबर ऑफ शेयर ले रहा है. समझ आ रही? कैसे डिटरमाइन कर पाओगे आप? अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन जो है ये गौरी के थ्रू आई है, ये गौरी ने सेंड की है? जब गौरी की स्टैंप उस पे लगी होगी. क्लियर है? तो ये होती है मार्क एप्लीकेशन. कितने अंडरराइटर होते हैं, टोटल ग्रुप होता है कि अंडरराइटर का जो हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. अगर आपका कई बार क्या होता है, कंपनी ने 5,000 करोड़ के शेयर इशू किए, 5,000 करोड़ में हो सकता है 10 अंडरराइटर हो, 10 लोगों ने गारंटी दे रखी, हो सकता है 100 लोग हो जो गारंटी दे रहे हैं मिलके, अलग अलग अंडरराइटर्स. पर उसमें क्या होता है, अलग अलग लोग फिर जब एप्लीकेशंस आती हैं, जिन अंडरराइटर्स के थ्रू एप्लीकेशंस आती हैं, अब आपके पास ये तो पता चल गया कि अंडरराइटर्स है, कैसे पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन इस अंडरराइटर्स है? वो सबको अपनी स्टैंप लगा के भेजना पड़ेगा, सो दैट की कंपनी कैन आइडेंटिफाई दैट अंडरराइटर्स. द कंपनी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स की कितने अंडरराइटर ने कितना शेयर लिया है. कंपनी कैन डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर्स. तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इट विल बी पॉसिबल इफ द अंडरराइटर इम्पोज देयर मार्क एप्लीकेशंस. Underwriter impose their stamp on the mark application. That's called the mark application.
और अगर ऐसा नहीं होता, कोई स्टैम्प नहीं है, दैट्स कॉल्ड अनमार्क एप्लीकेशन। क्लियर है? जी सर क्लियर है। हाँ तो सर अंडरराइटर सेबी के अंदर हाँ रजिस्टर्ड but होते हैं। हाँ बट ये सिचुएशन मार्क Okay. एप्लीकेशंस का सिचुएशन कब राइज होता है? कैन यू टेल मी एनीवन? जब आपका अंडरराइटिंग ऑफ शेयर 2 से ज्यादा अंडरराइटर्स के थ्रू आ रहा है, जब आपका एप्लीकेशन जो है 2 से ज्यादा अंडरराइटर्स के थ्रू आ रहा है। लेकिन अगर आपको पता है कि हमारी मेरी कंपनी के अंदर ओनली एक ही अंडरराइटर है, तो क्या वो स्टैंप लगाना मटेरियल हो जाता है या इमटेरियल हो जाता है? इट इज मटेरियल। No, sir. आपकी कंपनी में एक अंडरराइटर आपको पता है, No. इन माय कंपनी देयर इज ओनली वन अंडरराइटर, तो यहाँ पे फिर रेलेवेंसी नहीं रहती कि वहां पे वो स्टैंप लगा के भेज रहा है या नहीं भेज रहा। बट देयर इज मोर देन 2 underwriters, there is 10 underwriters, then in that case to mitigate any confusion, किसी भी confusion को दूर करने के लिए it is very necessary for the company, for it is very necessary for the underwriter to affix their stamp there. That's called mark application, कि वो अपनी stamp लगा के भेजें so that the company can identify the underwriters. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Point number 6. मार्क कर लो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरी। द अंडरराइटिंग वाला कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरी एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल, इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नाउ इज जी सर। डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। हाउ यू कैन डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर? इन केस ऑफ सिंगल अंडरराइटर, सिंगल अंडरराइटर की लायबिलिटी कब राइज होगी? when the liability of the single subscriber will be arise, उसकी लायबिलिटी अराइज होगी जितने भी आपने पब्लिक के अंदर ऑफर किया। लायबिलिटी कब अराइज होगी? अंडरराइटर की लायबिलिटी अराइज कब होती है? जितना ऑफर किया उसमें से माइनस कर दो जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ कंपनी को। ऑफर किया था 100 करोड़ का, रिसीव हुआ 80 करोड़ का, तो जो भी डिफरेंस है मान लो दैट विल बी द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। क्लियर है? Yes, sir. सर ऑफर हुआ और टोटल एप्लीकेशन रिसीव। हाँ, अगर इसमें से जितना भी डिफरेंस आएगा, जब आप अंडरराइटिंग में चले जाते हो फिर आपको 100% का एश्योरेंस लेना पड़ता है कि भाई हाँ फुली सब्सक्राइब करवाना है हमें। तो फुली सब्सक्राइब करवाने के लिए सिंगल अंडरराइटर पूरी अपनी एश्योरेंस देता है कि योर ऑफर विल बी फुली सब्सक्राइब आएगी, कि भाई जितना भी डिफरेंस रहेगा, पब्लिक ने जितना ले लिया वेल एंड गुड, बट जितना भी डिफरेंस रहेगा आई विल प्रॉमिस टू अंडरटेक दैट शेयर। क्लियर है? और जब वो जो भी डिफरेंस होता है, जितना कुछ भी बचेगा, फिर वो लायबिलिटी बन जाएगी अंडरराइटर टू टेक दैट शेयर। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, और उसके बाद क्या होता है, अगर आपके नंबर ऑफ एक से ज्यादा अंडरराइटर्स हो, फिर आप रेशियो के थ्रू डिटरमाइन करते हो। यहाँ पे फिर लायबिलिटी जो डिटरमाइन की जाती है थ्रू द रेशियो, रेशियो के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। उसमें से क्या होता है, रेशियो कैसे डिटरमाइन की जाती है, ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। दैट्स द फॉर्मूला इज ग्रॉस लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द रेशियो एग्री। वो पहले से प्री डिटरमाइन हो जाती है रेशियो की, कितनी रेशियो किसकी होगी, उसमें से लेस कर देते हो आप मार्क एप्लीकेशन। बैलेंस जो भी बचेगा उसमें से लेस कर देते हो अनमार्क एप्लीकेशन, तो जितना भी आता है नेट लायबिलिटी आ जाती है। तो उस नेट लायबिलिटी को आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो रेशियो में। क्लियर है? Yes, sir. सर रेशियो तो हमें ऑलरेडी गिवन होगा ना? रेशियो का हमें पता होता है कि भाई जो भी रेशियो प्री डिटरमाइंड रेशियो होती है, रेशियो आपकी जो भी अंडरराइटिंग जो है वो होता है, तो उसमें रेशियो जो होती है प्री डिटरमाइंड होती है, एग्रीड होती है कि भाई इस रेशियो के बीच में आपकी लायबिलिटीज जो है डिवाइड हो जाएगी। ग्रॉस लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो, जो लायबिलिटी बनती है उसमें से आप लेस कर देते हो जितनी भी मार्क एप्लीकेशंस है, जो भी बैलेंस बचता है उसमें से जितनी भी अनमार्क एप्लीकेशंस है वो माइनस कर देते हो इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो वो आपका आ जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल आप करोगे तब ये आपको ज्यादा समझ आएगा।
इसको रेफर कर दो, रेफर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में इसको समझ आएगा आपको ये ज़्यादा, प्रैक्टिकल के अंदर। ऊपर तो हमने बात की थी किसकी, फुल अंडरराइटिंग की। ऊपर हमने बात की थी फुल अंडरराइटिंग की। नीचे हम बात करेंगे पार्शियल अंडरराइटिंग की। पार्शियल, तो इसको, ये वाला आपका पूरा प्रैक्टिकल के बेस है। यहां से ना पूरा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, ये आपका प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल है पूरा ये आपका, तो ये आपका प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है। लायबिलिटी किस तरह से निकालती है, आपका ये ना पूरा चैप्टर खत्म है। सिर्फ मैं इसकी संडे वाली कल की क्लास लूंगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ ये वाला करवाऊंगा पूरा, लायबिलिटी को डिटरमाइन करना। क्योंकि अभी मैं करा दूंगा, फिर आपको बोलूंगा कि भाई ये प्रैक्टिकल कर लो, वो नहीं होगा। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा खुद से, तब आपको समझ आ जाएगा कि लायबिलिटी किस तरह से निकालनी है, और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम कल अपनी मॉर्निंग में ये क्लास रखेंगे 10 बजे। अपनी कौन सी क्लास है ये, इसकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जिसमें हम अंडरराइटिंग की लायबिलिटी का पूरा कंसेप्ट समझेंगे विद क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट योर चैप्टर विल बी फिनिश। और सर कुछ डाउट्स भी है, वो भी कल क्लियर करवा दें सर। वो हम कल डिस्कस कर लें, कल की क्लास में, सुबह वाली में। हाँ सर, वही इलस्ट्रेशन 5 भी था, और भी थे मुझे कुछ डाउट्स। कोई नहीं, कल सुबह, कल मॉर्निंग में हम क्लास रखेंगे 10 o'clock। 10 o'clock वाली क्लास के अंदर, कल संडे है ना, तो 10 o'clock वाली क्लास के अंदर हम पूरा इस चैप्टर के जो भी डाउट है और जो भी पेंडिंग कंसेप्ट है क्लियर करके इसको चैप्टर को क्लोज कर देंगे सुबह मॉर्निंग में। क्लियर है? जी सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी Yes, sir. इस टॉपिक को मैं आपको भगाऊंगा नहीं। इस टॉपिक को कराने के लिए मुझे कम से कम आपको समझाने के लिए 30 मिनट्स चाहिए, आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा मैं लूंगा, आपको समझाऊंगा, और समझाने के बाद जो भी आपको कोई डाउट रहा तो हमारी उसके बाद कल प्रॉपर इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। क्लियर है? यस सर। Okay, sir. हाँ, अभी कोई डाउट, कोई किसी तरह से कोई कुछ, ये वाला डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी वाले टॉपिक को छोड़ के बाकी अभी तक कोई डाउट? डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी नहीं को सर। आई विल कैरी विद नेक्स्ट क्लास। कल हम इसको फिनिश करेंगे, तो कल हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मंडे ट्यूसडे वाली क्लास में हम